अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत अपना पहला और आखिरी बजट 10 जून 2022 को शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में पेश करने जा रही है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत का ये बजट कैसा होगा, इसमें किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान हो सकता है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी और क्या हुकूमत इस बजट पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो पाएगी या कामयाब नहीं हो पाएगी। इस पर बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि बजट किसी भी मुल्क का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसमें एक साल में कितने गवर्नमेंट ने अखराजात करने हैं और कितने रेवेन्यूज इकट्ठे करने हैं, इन पर डिस्कशन होती है और उसी की बेस पर गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज एडजस्ट करती है कि जिन चीज़ों को वो इम्पॉर्टेंट समझती है उनको रिलीफ भी देती है और उनको फैसिलिटेट भी करती है, और जिन चीज़ों को वो डिस्करेज करती है उन पर टैक्स की अमाउंट भी ज़्यादा लगा देती है। इसी सिलसिले में बात करने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी, सियासी, आइनी और अखलाकी बदहाली के दौर से गुजर रहा है और हर कोई पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ तशबीह दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल से बाहर जा रहा है और डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। और अगर डॉलर की वैल्यू कंट्रोल ना हो तो उसका मतलब है मुल्क में कीमतें भी हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और जब कीमतें कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसमें हुकूमत भी अर्ली इलेक्शन के बारे में सोच रही है और अपोजिशन जो है वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन करें। और जिस वक्त इतना सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट का वेट करता है, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहता। और अगर इस सूरत हाल में कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें उसका रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन उसका शायद बेनिफिट इतना ज़्यादा ना हो। इसलिए जिस वक्त इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो पहले नंबर पर वहाँ पर बेरोज़गारी में इजाफा होगा। अब जब बेरोज़गारी में इजाफा होने के साथ साथ जब प्रोडक्शन कम होगी और प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी, जिससे मुल्क में कीमतों में फिर इजाफा होगा, जो अगेन आम बंदे की ज़िंदगी को पहले से मुश्किल कर देगा। इसलिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे कि ये बजट किस टाइप का होगा और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी और किसको इसमें से फ़ायदा पहुंचेगा। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पिछले साल 2021 और 22 का जो पाकिस्तान का बजट है वो तकरीबन 8.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर मुश्तमिल था, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं तकरीबन 8500 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ हमारा एक साल का जो है वो बजट है। और इस साल 2022 और 23 का जो बजट 10 जून को हुकूमत पेश करने जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये तकरीबन 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर मुश्तमिल होगा या 10,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर मुश्तमिल होगा। और इस 10 ट्रिलियन रुपीज़ में से तकरीबन 3 से 4 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये कर्ज़ों की अदायगी और कर्ज़ों पर शरह सूद की अदायगी की सूरत में, जिसको हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, उसकी मद में चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कर्ज़ों की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कर्ज़ों की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1947 से लेकर 2018 तकरीबन 70 साल में पाकिस्तान ने 30,000 बिलियन रुपए का कर्जा लिया और 2018 से लेकर 2022 तक सिर्फ इन 3-4 सालों में ये कर्जा 30,000 बिलियन रुपयों से बढ़कर 50,000 बिलियन रुपए हो गया। और जिस वक्त ये अमाउंट बढ़ती है तो यकीनन उस पर जो शरह सूद है और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और ये हमारे बजट को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर हुकूमत 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का बजट पेश करती है तो उसमें 3 से 4 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो कर्ज़ों की अदायगी और शरह सूद की सूरत में चली जाएगी, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 6-7 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। अब जो 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास बचेंगे, उनमें से जो मेजर पोर्शन है वो हमारा डिफेंस एक्सपेंसेस पे चला जाता है।
इसके बाद हमने सब्सिडीज में कुछ अमाउंट देनी होती है, फिर पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिस हैं उनके अखराजात होते हैं, एमरजेंसी के लिए कुछ अमाउंट हमने रखनी होती है, और इसके साथ साथ जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं और इस तरह की कोई अर्जेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है उसके लिए अमाउंट रखने के बाद हमारे पास मैक्सिमम 1 ट्रिलियन रुपीस बचेंगे, जो हमने लोगों की डेवलपमेंट में, जिसमें एजुकेशन आ सकती है, जिसमें हेल्थ आ सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, उस पर लगाते हैं। अब इस सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत क्या करेगी? सबसे पहली चीज़ कि इनके पास बहुत शार्ट टाइम है और इस शार्ट टाइम में ये आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, और बड़े रिलीफ पैकेज में जो मेन चीज़ें होंगी वो ये होगा कि ये टैक्स में कट लगाएंगे, लोगों पर टैक्स की अमाउंट कम होके ताकि लोगों को थोड़ा सा सस्ती चीज़ें मिले, ये इसकी एफर्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर ये सब्सिडी की अमाउंट बढ़ाने के लिए भी काविश करेंगे ताकि लोगों को मज़ीद जो है वो सस्ती चीज़ें वो मिल सके। और तीसरे नंबर पर ये कुछ ना कुछ जो फ्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह पहले एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता रहा है, या आपने देखा होगा सस्ती रोटी स्कीम भी चलती रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सस्ता ट्रैक्टर स्कीम भी चलती रही है। इस तरह के डिफरेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए और यूथ की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे ताकि उससे लोगों की हमदर्दी हासिल करके नेक्स्ट इलेक्शन के में एक अच्छे तरीके से मार्केट में जाया जा सके। लेकिन जिस वक्त ये इस तरह का एक बहुत बड़ा अवामी बजट पेश करेंगे तो उससे पाकिस्तान में मजीद जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो कम कलेक्ट होंगे। खजाना पहले ही खाली है और खजाने पर मजीद बोझ बढ़ने से इसमें आवाम को कुछ रिलीफ देने की ये जब कोशिश करेंगे तो उससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान की मैशत को होगा, पाकिस्तान के खजाने को होगा और पाकिस्तान को होगा, जिससे पाकिस्तान पर जो बोझ है वो कम होने की बजाय बोझ बढ़ जाएगा। और ये जितना बोझ है, ये जो नई हुकूमत आएगी वो आते ही इसको मैनेज करने के लिए कम से कम उसको 2 से 3 साल चाहिए होंगे ताकि इस बोझ को वो मैनेज करके आगे चल सके, अदरवाइज उसके हालात भी पहले से मुश्किल होते जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बजट में ये भी होगा कि हुकूमत शायद जो हमारी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दे, और जब इम्पोर्टेड गुड्स पर पाबंदी लगेगी तो उससे पाकिस्तान में उन चीज़ों की जब शॉर्टेज होगी तो पाकिस्तान में फिर कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे अगेन आम बंदे की ज़िंदगी ही मुश्किल होगी। लेकिन अगर हुकूमत इंपोर्टेड चीज़ों पर पाबंदी लगाना चाहती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक जामिया पॉलिसी मरतब करनी होगी कि उनका जब इंपोर्ट पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगती है तो वो सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, इंपोर्ट का अल्टरनेटिव जो है वो अपने मुल्क में तैयार करते हैं, तब जाकर उस पर पाबंदी लगाते हैं। लाइक पाकिस्तान में अगर हम मोबाइल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर पाबंदी लगाने से पहले पाकिस्तान में मोबाइल की इंडस्ट्री को डेवलप करना और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें उनको फैसिलिटेट करना होगा, ताकि बाहर से चीज़ जब बैन करे तो अपनी चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए। इसके साथ ही अगर हम इंपोर्टेड फूड पर पाबंदी लगाते हैं तो इंपोर्टेड फूड पर पाबंदी लगाने से पहले हमें पाकिस्तान में फूड की इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा ताकि लोगों को यहाँ पर सस्ती चीज़ें ही मिल सके। या हम इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी लगाते हैं या इंपोर्टेड मेडिसिन पर पाबंदी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मुल्क में उनकी इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा, और अगर हम इसको डेवलप ना कर पाए तो उससे पाकिस्तान में मजीद कीमतें कंट्रोल होने की बजाय या खजाना बढ़ने की बजाय या डेफिसिट कम होने की बजाय वो ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को टाइमली देखना पड़ेगा कि क्या हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में अगर मौजूदा हुकूमत लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देने की कोशिश करती है तो उससे यकीनन वक्ती तौर पर उनके जो जख्म है उन पर मरहम रखी जाएगी, लेकिन ये मरहम जो है ये उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।